अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अरमान सैफी, जनहित की बात जनता के साथ मैं आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हम मौजूद हैं भोपाल के मशहूर डॉक्टर, जिन्होंने जामिया हमदर्द से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एमडी की डिग्री हासिल की। आज डॉक्टर मोहम्मद रिजवान भोपाल के गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो ये पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है और ये किस तरह बढ़ता है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया, और मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं जो आप हमारे चैनल पर देश को इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए कुछ सुझाव पेश करने के लिए आए। पहले आपसे तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ये कोविड-19 बीमारी है, इसको लेकर जो लोगों में डर और खौफ और जो घबराहट जो हो रही है, तो ये क्या है जो लोग इससे इतना डर रहे हैं और इससे इतना खौफ खाए हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा तफसील से हमारे व्यूअर्स को समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरमान, इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा मैं उसको तरक्की दूँगा। जी अरमान, आपने सही कहा। कोविड-19 नाम की बीमारी पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये क्या बीमारी होती है, ये समझने के लिए हमें बेसिकली बीमारियां कितनी तरह की होती हैं ये समझना होगा। आम तौर से हमारे शरीर में दो तरह से बीमारियां होती हैं। एक वो बीमारियां हैं जो खाने पीने की बेतरतीबी या रहन सहन की बेतरतीबी से होती हैं, जैसे शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी या हार्ट की और दूसरी बीमारियां। ये बीमारियां आमतौर से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं। दूसरी वो बीमारियां हैं जो अतिसूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु और विषाणुओं से होती हैं और ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। कोविड-19 नाम की बीमारी भी इसी तरह की एक बीमारी है जो कोरोना वायरस की वजह से होती है, जिसको नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ये कोविड-19 बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होती है, तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। इससे पहले क्या ये दुनिया में मौजूद था या इसी तरह अपना कहर कब तक ढाले रहेगा, कब तक ये खत्म होगा। और पहली बार इस तरह की बीमारी क्या पूरी दुनिया में आई है, तो जरा इसके बारे में भी हमारे देश को कुछ बताइए और समझाइए। कोरोना वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म विषाणु होता है जो इंसानों में और जानवरों में कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। इंसानों में कोरोना वायरस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से 7 टाइप्स कॉमन हैं। इस विषाणु की वजह से कुछ बहुत ही हल्की बीमारी जैसे ज़ुकाम, नज़ला या खांसी होती है, और कुछ गंभीर बीमारियां और कुछ बहुत गंभीर बीमारियां जैसे सार्स और कोविड-19 हो सकती हैं। ये विषाणु आमतौर से जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट नहीं होता, मतलब जो विषाणु जानवरों में बीमारी पैदा करता है वो इंसानों में बीमारी पैदा नहीं कर सकता। बट किन्हीं वजह से इन विषाणुओं में कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि ये विषाणु इंसानों में भी बीमारी पैदा करता है। इसी तरह का एक विषाणु 2002 में बिल्ली से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ और ये विषाणु चीन में सबसे पहले ट्रांसमिट हुआ। इसकी वजह से एक बहुत ही सीवियर बीमारी पैदा हुई जिसमें बहुत तेज़ी से इंसानों की सांस फूलती है, जिसको सार्स कहा जाता है। इस बीमारी में डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। 100 लोग अगर बीमार होते थे तो उसमें 11 लोगों की डेथ हो जाती थी। बट ये बीमारी एशिया तक ही महदूद रही और इससे कम लोग बीमार पड़े। उसके बाद एक और कोरोना वायरस
जो ऊँट से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ और सऊदी अरब में सबसे पहले ट्रांसमिट हुआ, उसकी वजह से एक और डिजीज़ जिसमें बहुत तेज़ी से इंसानों की सांस फूलती थी और ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, मर्स डेवलप हुई, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सऊदी अरब में डेवलप हुआ और सऊदी अरब की आसपास की कंट्री तक महदूद रहा। इसमें भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। अगर 100 लोग बीमार होते थे तो उसमें से 35 की डेथ हो जाती थी। इसी तरह से अब ये एक नया कोरोना वायरस और जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है, जिसको कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इसमें भी इंसानों की बहुत तेज़ी से सांस फूलती है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जैसे कि आपने बताया कि ये कोरोना वायरस बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, तो किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, तो इसके बारे में भी देश को कुछ बताइए जिससे लोग सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा कर सकें। जी अरमान, अगर ये बात की जाए कि ये विषाणु कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से फैलता है, तो जो भी इंसान बीमार होता है उसकी सलाइवा में, उसकी थूक में, उसकी खांसी में या उसकी छींक में, या जब वो बात करता है तो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल निकलते हैं उसकी सलाइवा के, जिसमें कोरोना वायरस होता है। और ये कोरोना वायरस अगर किसी दूसरे इंसान की नाक में, मुंह में या आँख में चला जाए तो दूसरा इंसान भी कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है। तो इसके दो तरीके हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने में, या तो किसी की छींक, खांसी या बात करने में उसकी जो मुंह से ड्रॉप्स निकले हैं, उसके मुंह से जो सलाइवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले हैं, वो डायरेक्टली किसी दूसरे इंसान की आँख, नाक या मुंह में चले जाएं। दूसरा तरीका होता है कि जब इंसान ने खांसा या छींका या उसने किसी वजह से अपने मुंह या नाक में हाथ लगाया और वो उसने किसी दूसरी सरफेस को टच कर दिया, तो उस सरफेस पर या उस ऑब्जेक्ट पर कोरोना वायरस आ जाता है। और जब कोई दूसरा इंसान भी उसी सरफेस को टच करता है और फिर वो इंसान अपनी आँख, नाक या मुंह में हाथ लगाता है, तो ये वायरस उस सरफेस से उसके हाथ के थ्रू उसकी आँख, नाक या मुंह में चला जाता है और वो इंसान भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाता है। आप जिस तरह देश को समझा रहे हैं, बहुत अच्छा है कि देश के लोग इस बात को समझें और सुरक्षित रहें, इस कोरोना से खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, अपने क्षेत्र को भी सुरक्षित रखें। एक सवाल हमारे मन में और काफी लोगों के मन में यह आता है कि जो ये मीडिया चैनल हैं, जो इसको लेकर जो एक भय का माहौल बना रहे हैं और जो एक डर का माहौल बना रहे हैं, जो प्रतिदिन चैनलों पर सुबह से शाम तक चल रहा है, जो इस कोरोना वायरस के आज इतने केस आ गए हैं, आज उतने केस आ गए, आज देश में इतने लोग मर गए, इसको लेकर जो देश में भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोगों के मन में भी एक डर, एक चिंता पनप रही है कि ये जो कोरोना वायरस है या इसको लेकर किसी भी तरह की दवाइयां नहीं बनेंगी, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? एक बात डॉक्टर साहब ये भी है, जो ये कोरोना पॉजिटिव होना या बीमार होना या कोविड-19 होना, ये भी क्या अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है? इसके बारे में भी थोड़ा आप समझाएंगे तो हमें और हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोरोना पॉजिटिव होना और कोविड-19 होना क्या दो अलग अलग बात है या एक ही बात है? तो कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब है कि जिस भी इंसान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है उसमें कोरोना वायरस एंटर कर चुका है। और कोविड-19 होने का मतलब है कि उस इंसान में जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है बीमारी डेवलप हो चुकी है, बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स आने लगे हैं। इसको आसान भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस तरह से अगर एक स्मार्टफोन या कोई घड़ी जब बारिश के मौसम में उसको लेकर बाहर जाया जाता है और वो बारिश में भीग जाता है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, मगर वो ख़राब नहीं होता। जितने भी मोबाइल है जिनमें सब में मॉइस्चर आता है, सारे के सारे ख़राब नहीं होते।
अगर उस मोबाइल की ठीक से केयर की जाए, उसका स्विच ऑफ कर दिया जाए और पंखे वगैरह के नीचे रख कर उसको सुखा लिया जाए और जब तक उसको स्टार्ट ना किया जाए, जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता, तो वो मोबाइल फिर से ठीक से फंक्शन करने लगता है। अगर उसी मोबाइल में ज़्यादा पानी चला जाए, कंटिन्यूअस पानी में भीगा रहे और उसको ऑन करके इस्तेमाल करना शुरू कर दी जाए तो उसके फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं और फिर एक वक्त आता है कि मोबाइल बंद हो जाता है। इसी तरह से जब कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्टेड होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, फिर उसकी बॉडी में जब कोरोना वायरस बढ़ने लगता है तो उसको बीमारी होने लगती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है सारे के सारे बीमार भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये बीमारी फैलती है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में, और इसको लेकर जो एक पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक डर का माहौल है, तो इस बीच में हमें क्या करना चाहिए जिस इस बीमारी से बच सके? थोड़ा इसको भी हमें थोड़ा बताइए कि हम किस तरह इस बीमारी से बच सकते हैं, इस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है और देखा गया है अभी तक, तो उसमें यही आया है कि बचाव ही बेहतर है इलाज से। तो हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। तो इस बीमारी से बचाव के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अपने जिस्म में, अपने बॉडी में इस वायरस को एंटर ही ना होने दिया जाए। उन कंडीशन को अवॉइड किया जाए जिनकी वजह से ये वायरस बॉडी में एंटर हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये वायरस या तो डायरेक्ट किसी के खांसने से, छींकने या किसी के बात करने से, थूक के थ्रू दूसरे इंसान के आँख, नाक या मुंह में जा सकता है। तो ये खांसने से या छींकने से ज़्यादा 3 फीट की दूरी तक जाता है। इसलिए जब भी कभी बाहर घर से जाएं तो कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। ये वायरस ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों को पसंद करता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में ज़्यादा फैलता है, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाया जाए। बचाव का दूसरा तरीका है, अगर बॉडी में कोरोना वायरस एंटर भी हो गया है तो वो बॉडी में ज़्यादा मल्टीप्लाई ना कर पाए, अपनी तादाद ना बढ़ा पाए और जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको ख़त्म कर दें। तो दूसरा तरीका है कि बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी होगी तो कोविड-19 बीमारी होने के चांसेस भी कम होंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। एक इंसान के अंदर जितनी ज्यादा इम्यूनिटी होगी उतना ही ज्यादा चांसेस इस बीमारी से बचने के होंगे। जैसे कि आपने बताया कि इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोध क्षमता जितनी ज्यादा होती है हमारे शरीर में, तो उससे हम काफी और बीमारियों से भी बच सकते हैं और इस कोरोना वायरस से भी बचा जा सकता है। तो हम कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं जिससे इस कोविड-19 से और काफी और बीमारियों से बच सके, कैसे हम अपने शरीर में ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइए जिससे लोग अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकें। जी अरमान, इम्यूनिटी बढ़ाने के 3-4 तरीके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट तरीका है कि अपनी साइकोलॉजी, अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक रखा जाए। जब कोई इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है और परेशान रहता है तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो बार बार कोरोना करने से और बार बार डेथ की न्यूज़ देखने से और बार बार इस बात पर फोकस करने से कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज हमारे शहर में आ गया, हमारे मोहल्ले में आ गया, हमारे पड़ोस में आ गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। इसलिए बार बार कोरोना की न्यूज़ को फॉलो ना किया जाए। दिन में 1 या 2 बार कोरोना का अपडेट ले सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक डेथ का ताल्लुक़ है, लोग बाग डेथ की न्यूज़ सुनकर टेंशन में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना से ज़्यादा डेथ हो रही है। सिर्फ 2 या 3% डेथ रेट है वर्ल्ड वाइड कोरोना का। मतलब अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें से 2 या 3 की डेथ होती है। इतनी डेथ किसी भी बीमारी में होती है, बल्कि ज़्यादातर बीमारी में इससे ज़्यादा डेथ होती है। और नॉर्मल दिनों में कोविड-19 से पहले वाले दिनों में भी इससे ज़्यादा डेथ डेली होती थी। ये दीगर बात है कि वो डेथ रिपोर्टेड नहीं होती थी या उनकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि साइकोलॉजी को ठीक रखा जाए। उसके बाद अच्छी ग़िज़ा ली जाए, बैलेंस डाइट ली जाए। डाइट में विटामिन्स होने चाहिए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने में या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। विटामिन डी के लिए किसी भी एक नॉर्मल इंसान को 15-20 मिनट कम से कम डेली धूप में रहना चाहिए। जब भी वो धूप में रहे तो उसके हाथ और कमर का हिस्सा अच्छा खासा खुला होना चाहिए। सेकंड, ज़्यादा वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फल का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी ब्राइट कलर के फ्रूट्स होते हैं सब में विटामिन ए अच्छी खासी मकदार में होता है, अच्छी खासी मात्रा में होता है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल आम का सीज़न है, आम में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा और जो दूसरे फ्रूट्स हैं जो शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुबानी है जिसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। इसी तरह से पपीते में, नींबू में, मौसमी में, संतरे में विटामिन सी होता है। बट यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को इन फल से गले की एलर्जी की शिकायत है, जिनको ये संतरा खाने से या मौसमी खाने से जिनका गला ख़राब हो जाता है, उनको ये फल अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह से दही का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने में। दही ताज़ा होना चाहिए और बेहतर है कि दही घर पे बनाया गया हो। और जिन लोगों को दही खाने से बीमारी होती है, जिन लोगों को दही खाने से ज़ुकाम हो जाता है या ये कह सकते हैं जिनकी तासीर ठंडी है, उनको दही के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसी तरह से जिंक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं और दीगर ड्राई फ्रूट्स को विटामिन ई की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से खजूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। खजूर में आयरन होता है और खजूर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी तरह से कलौंजी का भी जिक्र आता है कि कलौंजी से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और कलौंजी के बारे में हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डेथ के अलावा, मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज कलौंजी में है। तो दोस्तों, ये सारे फ्रूट्स इस्तेमाल करके टेंशन फ्री रहकर इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जिस्मानी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में कम से कम आधा घंटा जिस्मानी वर्जिश करनी चाहिए। इसी तरह से लंग्स की हेल्थ या फेफड़ों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ज्यादातर ये सुनने को आ रहा है और ये रिपोर्ट भी आ रही है कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी पूरी दुनिया में इलाज नहीं ढूंढ पाया है और जिसको सुनकर हर कोई डर रहा है, जिसको देखकर लोगों में एक डर का, एक खौफ का माहौल है। वहीं दूसरी ओर यह भी सुनने को मिल रहा है कि एक मरीज हॉस्पिटल जाता है इस कोरोना वायरस के लक्षण के साथ और ठीक होकर अपने घर भी वापस आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो ठीक होकर जल्द अपने घर वापस आ रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस बीमारी का आखिर इलाज किस तरह हो रहा है, जबकि इसका कोई भी अभी तक दवा नहीं बनी है। तो कितने % चांसेस हैं कि मरीज कोरोना वायरस होने के बाद ठीक हो रहे हैं और ठीक हो जाते हैं? तो थोड़ा बताइए कि कितने % चांसेस होते हैं एक कोरोना वायरस लक्षण के मरीज को ठीक होने के, कि वो ठीक हो सकता है? अरमान, जैसे आपने कहा कि ये कहा जाता है कि इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं है,
ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। ये कह सकते हैं कि इस बीमारी का जो वायरस होता है उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसमें ये श्योरिटी हो कि ये दवा देने से ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। बट जो भी बीमार होते हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी को अच्छा रखा जाए, उनको केयर अच्छे से की जाए, अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑक्सीजन दी जाए, और अगर उनको ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो गया है तो उनको वेंटिलेटर की सपोर्ट दे करके उनको स्टेबल रखा जाए जब तक उनकी इम्यूनिटी या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस वायरस पर हावी नहीं हो जाती है। अगर मरीज़ कुछ दिनों तक स्टेबल रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या उसकी इम्यूनिटी या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस पर हावी हो जाती है और वो मरीज़ रिकवर हो जाता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा कहने से पब्लिक में खौफ पैदा होता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। बहुत सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत सारा ऐसा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जो अभी तक रिसर्च के बेसिस पे है या जिसमें कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कुछ तो लड़ने की ताकत है, बट पूरी तरह से वो कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने सुना होगा कि मलेरिया की एक बहुत ही मशहूर दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया वायरस को ख़त्म करती है। इसी तरह से और दूसरी दवाएं भी कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो रही हैं। बट ये सारी की सारी दवाएं अभी तक अंडर ट्रायल हैं और अभी तक पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि इन सारी दवाओं से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। बट ये बात बिल्कुल एकदम पुख्ता है कि अगर इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ठीक रखा जाए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखा जाए और उसकी तीमारदारी, उसकी देखभाल अच्छे से की जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में, खुद इंडिया में भी हर्बल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारी हर्बल मेडिसिन, कुछ यूनानी दवाएं, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं, कुछ होम्योपैथिक दवाएं इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई में कारगर साबित हो रही हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे मरीज़ अभी तक ठीक हो चुके हैं और एक भी मरीज़ में गंभीर सिम्टम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए। किसी भी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं आई है, किसी भी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं आई है। बट मैं फिर से यह कहना चाहूँगा कि ये सारी की सारी दवाएं अभी तक रिसर्च लेवल पर हैं। किसी से भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये दवाएं कोरोना वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। बट इसके साथ साथ ये भी बिल्कुल बात सही है कि कोरोना वायरस को बहुत आसानी से, जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ या जिसकी कोविड-19 की बीमारी हो, उसको बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, उसको बहुत आसानी से उसका इलाज किया जा सकता है। सिर्फ कुछ केसेस में जिनमें शुगर है या जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है या जिनको एड्स है या जिनको किसी और वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा हो या प्रेगनेंसी हो, उन लोगों में ज़्यादा गंभीर सिम्टम्स डेवलप होते हैं और उन पेशेंट्स में भी प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को, हमारे देश की जनता को इस कोरोना वायरस के बारे में समझाया, उनको बचाव के बारे में समझाया कि किस तरह फैलता है, किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसके बारे में समझाया। आखिर में आपसे बस यही दरखास्त करता हूं कि आप कुछ संदेश हमारे व्यूअर्स को और हमारे देश की जनता को देते हुए जाएं, जिससे वो और सुरक्षित रहें इस बीमारी से। बीमारियां और भी हैं इस कोरोना वायरस से कि उससे बच सकें। अरमान, मैं आखिर में आपके व्यूअर से कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डरे या घबराए तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत और कमज़ोर हो जाएगी और इस बीमारी के अटैक होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ एहतियात रखने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचा जाए, घर से बाहर जब भी निकले मास्क लगा कर निकले, मास्क को प्रॉपर तरीके से पहने और अगर मास्क आपका सिंगल यूज़ एंड थ्रो वाला है तो उसको धोकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। धोकर मास्क पहनने से उसके जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो फिर वायरस को नहीं रोक पाते हैं। इसके बजाय अगर आपको यूज़ करना है तो कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें, उसको आप बार बार धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बार बार
साबुन और पानी से हाथ धोए जाएं। और अगर आपको कोई बीमारी होती है या आपको लगता है कि आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बना करके ले सकते हैं, या अगर आपकी बीमारी फिर भी ठीक नहीं होती है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर लगे आपको कि आपको खांसी ज़ुकाम या नज़ला या बुखार है और कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जो कोविड-19 में भी आते हैं, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बाकी फैमिली मेम्बर से अलग कर लें, किसी ऐसे कमरे में अपने आप को महदूद कर लें जिसमें बाकी दूसरे फैमिली मेम्बर्स नहीं आएँ। और जब भी बाकी फैमिली मेम्बर से मिलें तो प्रॉपर मास्क लगा करके मिलें और अपने बर्तन वगैरह जिनसे वायरस जाने का ख़तरा है उनको अलग कर लें। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको नॉर्मल खांसी नज़ला ज़ुकाम होगा, बट उसमें अगर आप घबराएं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और कम हो जाएगी। और आप ये सारे काम करते रहें और अगर आप रिकवर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। मेरी दुआ है कि आपको और आपके व्यूवर्स को और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए और जल्दी से जल्दी इस बीमारी का ख़ात्मा पूरी दुनिया से हो जाए। शुक्रिया। मैं अपने सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने इतनी जानकारी हमको दी। तो ये थे भोपाल से डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने हमें और आपको इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुझाव दिए और हमें समझाया कि किस तरह इस बीमारी से हम बच सकते हैं, परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह अपने देश से इस कोरोना वायरस को भगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जनहित की बात में, जनता के साथ में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत।